नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। मेरा नाम है विकास सिंह और आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। यह संविधान के उद्देश्यों, मूल्यों और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। यह संविधान की आत्मा है और इसकी संपूर्ण संरचना इसकी आधारशिला मानी जाती है। यानी अगर हमें ये देखना है कि हमारा संविधान कैसा है, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हम सिर्फ केवल और केवल संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लें, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि भारतीय संविधान है कैसा। अगर हम प्रस्तावना की बात करें, यानी प्रस्तावना कैसा लिखा गया, तो वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समानता का अवसर सुनिश्चित करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया है, ऐसा प्रस्तावना में बताया गया, जबकि लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना के तत्वों का विश्लेषण। प्रस्तावना में कहते हैं हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब हुआ? यह शब्द संविधान के लोकतांत्रिक प्रकृति को दिखाता है, साथ ही साथ यह भी बताता है भारत की जो प्रभुता है उसका स्रोत भारत की जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब ये हुआ कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, यानी इसके सभी मामलों पे इसका खुद का अधिकार है, यानी ये स्वतंत्र रूप से अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय ले सकता है। समाजवादी, ये शब्द बताता है कि भारत में संसाधनों का समान वितरण और आर्थिक समानता सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि ये शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में किया गया था। आगे है पंथ निरपेक्ष। इस शब्द का क्या मतलब हुआ? कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त है। यह शब्द भी 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक, इसका मतलब हुआ कि भारत की जो सरकार होगी वो जनता द्वारा चुनी जाएगी। जनता की प्रभुता और विधायिका का नियंत्रण इस तत्व को परिभाषित करता है, यानी जो विधायिका है उसके ऊपर जनता का नियंत्रण है। जनता जब नेता को चुनती है तो वो विधायिका में जाते हैं और फिर विधान यानी कानून बनाते हैं। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जनता, यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है। यहाँ पर कोई वंशानुगत राजा नहीं होगा। तो भारत में ऐसा कोई पद नहीं है जो कि वंशानुगत हो, यानी जन्म के आधार पर मिलता हो। न्याय, तो संविधान 3 प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में सभी लोग बराबर होंगे, ऊंच नीच का भेद नहीं होगा। आर्थिक न्याय, अमीर गरीब कोई नहीं होगा। राजनीतिक न्याय, यानी सबको समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। अगला शब्द है स्वतंत्रता। यह शब्द बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला शब्द है समानता। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और कानून के समक्ष समानता प्राप्त है, यानी उस पे धर्म, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग समान रहेंगे। बंधुता, यह व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की भावना को बढ़ावा देता है। अब अगर हम लोग प्रस्तावना के ऐतिहासिक महत्व की बात करें, जो प्रस्तावना है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जब हमें संविधान बनाना था तो संविधान बनाने का उद्देश्य क्या होगा, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान बन जाने के बाद प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया।
यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि संविधान में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वो हुआ था 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे हम देखते हैं न्यायालय का दृष्टिकोण, यानी न्यायालय प्रस्तावना के बारे में क्या कहता है, क्योंकि अक्सर ये विवाद का विषय था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो एक फेमस केस था बेरुबारी यूनियन केस, जो कि 1960 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन वापस से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जो कि 1973 का मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, यानी संविधान का हिस्सा है। कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और ये संविधान की मूल संरचना का भी हिस्सा है, यानी कि इसमें किसी भी संशोधन के साथ कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी इसकी जो मूल भावना है उसका बदलाव नहीं किया जा सकता। अब इससे जुड़े एमसीक्यू को देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का भाग घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है केशवानंद भारती केस 1973 में। प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा। प्रभुत्व संपन्न शब्द प्रस्तावना में क्या इंगित करता है? यानी प्रभुत्व संपन्न शब्द जो इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमारा किसी भी तरह का आंतरिक या बाहरी निर्णय लेने में किसी का कोई दबाव नहीं है, हम अपने से सारे निर्णय ले सकते हैं। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया, जबकि ये लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे है प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, यानी अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये संविधान किस उद्देश्य से लिखा गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि यह संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। आगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रस्तावना से प्रेरित है? भारतीय संविधान के सभी भाग प्रस्तावना से प्रेरित है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो या फिर मौलिक कर्तव्य। अगला है बंधुता शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें 3 तरह के न्याय की बात की जाती है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। इसमें व्यक्तिगत न्याय का उद्देश्य शामिल नहीं है। अगला है प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द क्या दर्शाता है? सभी धर्मों का सम्मान। अगला प्रश्न है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द भारत के किस रूप परिभाषित करता है? तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अगला है प्रस्तावना में शब्द गणराज्य का क्या अर्थ है? इसका मतलब है जनता द्वारा चुने गए राष्ट्र प्रमुख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ये सभी अभिप्राय इसमें मिले हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य किसे निर्देशित करना है? इसका उत्तर है राज्य। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।